नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं नगमा। वसूली कांड के आरोपों पर बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद महाराष्ट्र के गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले अनिल देशमुख को सुप्रीम कोर्ट में भी झटका लगा है। बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ अनिल देशमुख की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। सीबीआई की तरफ से की जा रही प्राथमिक जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि ये 2 बड़े पद पर बैठे लोगों से जुड़ा हुआ मामला है, लोगों का भरोसा बना रहे, इसलिए निष्पक्ष जांच जरूरी है। हम हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं देंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। हमारे साथ आशीष भार्गव और सुनील सिंह मौजूद हैं। आशीष, सबसे पहले तो कोर्ट की जो टिप्पणी है, कोर्ट ने किन तथ्यों के आधार पर, किन दलीलों के तहत ये कहा है कि वो इस मामले में दखल नहीं देंगे और इसको खारिज कर दिया है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है? जी देखिए, सबसे अहम बात यह है कि 1.25 घंटे की सुनवाई में दूसरे पक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि कोर्ट का शुरुआत से एक रुख था नगमा कि ये कोई असाधारण मामला नहीं है, ये असामान्य घटना है, असाधारण घटना है, जहां पर 2 बड़े पदाधिकारी जो हैं राज्य के वो इन्वॉल्व हैं, बड़ी शख्सियत वो लोग हैं और दोनों पहले एक ही साथ थे, एक साथ काम करते थे, उनके बीच में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन बाद में उनके संबंध खराब हो गए और एक पुलिस अफसर ने, कमिश्नर डीजीपी लेवल के अफसर ने गृह मंत्री पर आरोप लगा दिए। तो ऐसे में जो आरोप हैं वो भी काफी गंभीर हैं। तो 2 बड़े चीजें हैं जिनके कारण इस मामले की स्वतंत्र जांच बहुत जरूरी है और स्वतंत्र एजेंसी से जांच बहुत जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जनता के भरोसे की बात है और ऐसे में वो दखल नहीं देना चाहता हाई कोर्ट के आदेश में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि ये कोई राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, राजनीतिक या बिजनेस की कोई रंजिश का मामला नहीं है। ये एक ऐसा मामला है जिसमें आरोप लगाने वाला, जिस पर आरोप लगाए गए हैं, उनके साथ ही पहले रहा, लेकिन फिर उनके संबंध खराब हुए। तो यहां पर काफी टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने की है। ये भी कहा है अनिल देशमुख को कि अगर वो पाक साफ हैं तो जांच में साबित हो जाएगा, प्रारंभिक जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले की। जी, प्रारंभिक जांच इसमें होनी चाहिए। लोगों के भरोसे की बात है, 2 ऐसे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो बड़े पदों पर काबिज रहे हैं। सुनील, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक झटका है। एनसीपी की तरफ से अब ये अनिल देशमुख ने जो अपनी एक याचिका दाखिल की थी, अब उस पर दखल देने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है, तो उनके पास विकल्प कम रह जाते हैं और अब ये जांच चलेगी। तो वहां पर राजनीतिक हलकों में, एनसीपी के खेमे में किसी तरह की क्या सुनाई दे रहा है? देखिए, वाकई में महाराष्ट्र सरकार और खुद अनिल देशमुख के लिए ये झटका है। उनको उम्मीद थी कि शायद जो बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश दिया है सीबीआई जांच का, उस पर स्थगन हो जाएगा, रोक लग जाएगी। लेकिन जैसा कि आशीष भार्गव ने बताया और जिसमें कुछ तक टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की तरफ की गई और जिसमें से गंभीर मामला बताया गया, तो स्वाभाविक तौर पर जांच रोकने का आदेश उन्होंने नहीं दिया, बल्कि अर्जी खारिज कर दी। तो यहाँ मुंबई में सीबीआई, जिसको की जांच का आदेश दिया है, 2 दिन हो गया है, उसने जांच अपने शुरू भी कर दी है। मामले में जो जयश्री पाटिल वकील हैं, जिन्होंने की इलाहाबाद पुलिस थाने में लिखित शिकायत दी थी, उनकी अर्जी के आधार पर ही एक तरह से जांच का आदेश दिया गया था। उनका बयान सीबीआई ले चुकी थी, आज भी वहां बुलाया गया था, हालांकि आज वो नहीं आ पाई। इसके अलावा इससे जुड़े जितने भी लोग हैं, उनके बयान लेने की प्रक्रिया फिलहाल सीबीआई की तरफ से की जा रही है और सीबीआई इस बार फिर से इसी सांताक्रूज के डीआरडीओ गेस्ट हाउस को सीबीआई ने अपना अड्डा बनाया है, जहाँ पर की सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच के लिए दिल्ली से सीबीआई टीम आई थी और यहाँ पर पूछताछ कर रही थी। तो यहीं पर पूछताछ की जा रही है। कुछ बड़े ऐसे अफसर हैं, शायद उनका किसी अनडिस्क्लोज लोकेशन पर भी पूछताछ की जा सकती है। जहाँ तक फैसले पे एनसीपी पार्टी की प्रक्रिया की बात है, तो अभी तक जिस तरह से प्रक्रिया आती थी, उस तरह से आई नहीं कि मामला कोर्ट का है और है, इसलिए अभी तक प्रक्रिया खुलकर सामने नहीं आई है। लेकिन ये जरूर है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो आज का निर्णय रहा है, वो राज्य सरकार और अनिल देशमुख दोनों के लिए काफी झटका भरा रहा है, दोनों के लिए। और अब ये जांच चलेगी और जांच के बाद ही साबित हो पाएगा कि क्या सही है, क्या गलत है। और दूध का दूध और पानी का पानी होने की जो बात की जा रही थी, हालांकि 15 दिन का वक्त दिया गया है और ये प्राथमिक जांच है। इसमें अगर तथ्य मिलते हैं तब जाकर एफआईआर दर्ज करना है और सीबीआई को जांच अपनी आगे बढ़ाना है। धन्यवाद आपका सुनील और आशीष इस जानकारी के लिए। तो ये रहा महाराष्ट्र का मामला, जहां पर अब अनिल देशमुख को एक तरह से सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है और अब
आगे की खबर पे बढ़ते हैं। कोरोना एक बार फिर से भयावह स्थिति में फैल रहा है ज्यादातर राज्यों में। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन वैक्सीन की कमी की शिकायतें भी आ रही हैं, खास करके महाराष्ट्र की अगर बात की जाए। महाराष्ट्र कोरोना के मामलों में सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मरीजों की तादाद बढ़ रही है, अस्पतालों में जगह कम है। खास करके मुंबई की हालत पहले ही बहुत नाजुक नजर आ रही है। इस बीच मुंबई के अस्पतालों से वैक्सीन की कमी की भी खबरें आने लगी हैं। मुंबई के सरकारी जेजे अस्पताल में कई लोगों को पहली डोज देने से मना कर दिया ताकि जिन्हें पहली डोज दी गई है उन्हें दूसरी डोज मिल सके। महाराष्ट्र के अलावा छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से भी वैक्सीन की कमी की खबरें आ रही हैं, लेकिन देश के स्वास्थ्य मंत्री ने इन खबरों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि वैक्सीन की कोई किल्लत नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी आज कहा है कि महाराष्ट्र सरकार की प्लानिंग की कमी के चलते वहां 5 लाख डोज बर्बाद हो गए। आज सुबह 23 लाख डोसेस महाराष्ट्र सरकार के पास है। 5-6 दिन का स्टॉक है। अब वहां जिलों में भेजना, जिलों से तहसील में जाना, तहसील में वो जहां सरकारी हॉस्पिटल में या प्राइवेट हॉस्पिटल में मिलता है वहां तक डिस्ट्रीब्यूट करना, ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी है, केंद्र सरकार की नहीं है। 5 लाख डोज खराब हुए क्योंकि प्लानिंग ही नहीं ढंग से। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को दोष दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति है। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना की दवा रेमडेसिविर की कमी की खबरें आई हैं। नासिक के सीबीएस रोड की एक दुकान पर सुबह 4 बजे से ही लोग रेमडेसिविर दवा लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, क्योंकि रेमडेसिविर इस मामले में लाइफ सेविंग ड्रग मानी जाती है। यहां पर लोग 40 से 50 किलोमीटर दूर से दवा लेने आए हैं, लेकिन उन्हें मायूसी हाथ लगी है। ये भीड़ केवल इनके जो परिजन या इनके जो रिश्तेदार हैं जो पॉजिटिव आए हैं, उन्हें जो रेमडेसिविर दवाई चाहिए उसके टोकन के लिए ये भीड़ है। और इसी तरह से भीड़ पूरे दिन पूरी रात रहती है। कोई सुबह 3 बजे आया है, कोई 4 बजे आया है, कोई 6 बजे आया है, और अब तक जो मेडिकल है जहाँ से इन्हें दवाई मिलनी है वो नहीं मिल पाई है। और जो प्रोसीजर यहाँ पर हमें समझ में आया है कि अब ये टोकन लेंगे, टोकन के बाद एक फॉर्म मिलेगा, फॉर्म भरना होगा, जिसके बाद इन्हें फिर से अपने अस्पताल जाना होगा, वहाँ पर डॉक्टर से स्टैंप करवाना होगा, फिर वापस आना होगा, जिसके बाद इन्हें रेमडेसिविर की दवाई दी जाएगी। हम कुछ लोगों से बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हालात है। आप लोग कितने बजे आए हैं और कब से रुके हुए हैं? सर सुबह 4 बजे से आए हैं। और कहाँ से आए हैं? पिंपड़ा का बस 1। कितना दूर होगा यहाँ से? यहाँ से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। सुबह 4 बजे आए, क्यों वहाँ पर और दूसरी जगह पर नहीं मिल रहा है क्या? नहीं, वहाँ पर तो बेड ही नहीं मिल रहा था। अभी बेड वो मिला है कल 5 बजे इधर त्र्यंबक नाके पे है, उधर मिला है। तो आज ही आप आए हैं कि कल भी आप लोग ढूंढ रहे हैं? कल भी आए थे हम, कल 10-11 बजे तक रुके थे यहाँ तक, लेकिन अब उन्होंने बोला कि अभी टोकन नहीं मिलने वाला, सुबह आ जाइए। मेरा कल का डोज मिस हो गया है। अच्छा। फिर भी इन्होंने दिया नहीं है। मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ है, सब कुछ हुआ है, लेकिन नहीं दे रहे। ठीक है। और जैसे कि आप पीछे देखेंगे धीरे धीरे लोगों की संख्या भी बढ़ती हुई जा रही है। अब देखिए एक बोर्ड तुरंत अभी लगाई गई है जिसमें लिखा हुआ है रेमडेसिविर की स्टॉक फिलहाल मौजूद नहीं है। लोग सुबह से रुके हुए हैं और लोग जो हैं वो फिलहाल जो सुबह से रुके हैं वो पूछ रहे हैं कि अगर स्टॉक नहीं है तो फिर इन्हें अगर सुबह लगाया होता तो ये नहीं आते। सुबह से लोग टोकन के लिए लाइन में खड़े, अगर दूसरी जगह अगर यहाँ पे इस बोर्ड रात को लगाया होता था, सुबह देख के लोग दूसरी जगह तो जाते थे एडजस्ट करने के लिए। लेकिन क्या कहीं पर मिल रही है दवाई? इससे पहले आप कहीं और गए थे? मैं कल जाके आई, बट कहीं पे भी स्टॉक नहीं है। कल उन्होंने नाम लिख के लिए, अभी देखेंगे जाके वहाँ पे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। अब तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्टॉक नहीं है। फिर अभी तो नहीं बता रहे। तो भी आप लोग रुकेंगे, बात करेंगे? रुकना पड़ेगा ना। अभी पेशेंट मेरे घर में मेरे घर में 3 लोग है। अभी अगर मैं जाऊंगा जाके क्या फायदा है? रुकना तो पड़ेगा ही ना। अभी सुबह 6:30 बजे से यहाँ पे आया हूँ मैं, रुकना तो पड़ेगा मुझे। हाँ, आप क्या सर, जिला प्रशासन ने जमावबंदी लगाई है, संचारबंदी लगाई है, इतनी भीड़ हो रही है, इनमें से बहुत से लोग पॉजिटिव है, मतलब सबके घर में लोग पॉजिटिव है, वो इधर आ गए हैं, मतलब सब लाइन पॉजिटिव होने वाली है। आपने पेशेंट कम करने के लिए सब नियम लगाए और ये क्या चल रहा है। और इस वक्त एक ब्रेक के बाद एक बहुत ही अफसोसनाक कहानी रिपोर्ट लखनऊ से, जहां पर शमशानों पर अब अंतिम क्रिया के लिए टोकन लेना पड़ रहा है।
दिल्ली से सटे नोएडा में भी अब नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले दिल्ली में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया था एक दिन पहले से ही। अब नोएडा और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी नाइट कर्फ्यू होगा। ये नाइट कर्फ्यू 17 अप्रैल तक जारी रहेगा। नोएडा की तरह गाजियाबाद में भी 17 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये पाबंदी रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इतने लोगों की मौत हो गई है कि शमशान में टोकन दिया जा रहा है। एक शव आने के 8 घंटे बाद उनका अंतिम संस्कार हो पा रहा है। लखनऊ के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम से हमारे सहयोगी कमाल खान की ये रिपोर्ट। दुष्यंत कुमार की ये कविता है कि मरघट पे भीड़ है या मज़ारों पे भीड़ है, अब गुल खिला रहा है तुम्हारा निज़ाम। और तो मज़ारों पे लोग दुआएं मांगने जा रहे होंगे, लेकिन मरघट पे लोग मर के आ रहे हैं कोविड की वजह से। लखनऊ के हम विद्युत शवदाह गृह में हैं। ये अंदर फर्नेस लगा हुआ है, 2 मशीनें चलती हैं जहाँ पे शवदाह के लिए कोविड पेशेंट्स जिनकी डेथ हो जा रही है वो आ रहे हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे बॉडी आती है, इसको सैनिटाइज़ किया जा रहा है। ये इसके सैनिटाइजेशन के बाद बॉडी आएगी। और हमारे दाहिनी तरफ ये रास्ता है, जिस पूरे रास्ते पे एम्बुलेंस की भीड़ लगी हुई है। और ये कविता पढ़ने की ज़रूरत इसलिए आई कि आज वो वक्त आ गया है, मरघट पे इतनी भीड़ है कि टोकन देना पड़ रहा है यहाँ बॉडीज़ के क्रेमेशन के लिए। यूपी में जितने केसेस आ रहे हैं कोविड के, कभी उसमें से 30%, कभी 40% और कभी 50% लखनऊ में होते हैं। और कोविड पेशेंट्स को इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम में लाया जाता है। हमारे साथ मुन्ना जी हैं। ये बहादुर और वीरता का काम कर रहे हैं। जब आप सारा देश डरा हुआ है, ये कोविड से जिनकी डेथ होती है उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। मुन्ना जी, क्या डर लगता है कराते हुए? क्योंकि लोग कहा जा रहा है बाहर ना निकलें, डिस्टेंस मेंटेन करें, बाज़ार में ना जाएं, भीड़ में ना जाएं, और आप लोग पूरे वक्त जो कोविड से मर के लोग आते हैं उनका अंतिम संस्कार कराते हैं। सर डर तो लगता है, इसीलिए तो सर हम लोग शाम को अपने परिवार के बीच में नहीं जाते हैं कि बाई चांस अगर हमको कोविड हो गया तो हमारे परिवार को खतरा हो सकता है। तो हम लोग यहीं 3-4 बजे तक काम करते हैं, 5 बजे तक, उसके बाद यहीं सो जाते हैं। आप कितने दिन से अपने परिवार के बीच नहीं गए? जब से दूसरी लहर? होली के बाद से सर जी, होली के बाद से। होली के बाद से आप घर नहीं गए? डर है कि कहीं आपको हो तो उनको ना हो? हाँ जी सर, इसी वजह से सर। लेकिन सर इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारी सैलरी सर 6,000 रुपये, जबकि हम लोग काम करते हैं सवेरे से 9 बजे से और सवेरे 4-5 बजे तक। तो सर बस इसके बारे में ये कहना था कि कम से कम सरकार हम लोग के ऊपर ध्यान दे और हम लोग को इतना तो सोचे कि इतना तनख्वाह दे दे कि हम लोग अपने बीवी बच्चों को खिला और पढ़ा तो। सही बात है, सबसे ज़्यादा रिस्क का काम आप कर रहे हो, सबसे कम पैसा पा रहे हैं। कितनी बॉडीज़ यहाँ पे क्रिमेट होने के लिए रोज़ाना आ जाती होंगी? सर 22 से 23 बॉडी तो आ जाती हैं क्रिमेट होने के लिए रोज़। सिर्फ लखनऊ की हैं कि कुछ आसपास से? आसपास की भी हैं और लखनऊ की भी हैं सर। तो एक बॉडी के क्रेमेशन में कितना समय लगता है औसतन, और फिर सैनिटाइज करके दूसरी बॉडी लेने में कितना टाइम लग जाता होगा? सर 45 मिनट से 1 घंटा लग जाता है दूसरी बॉडी लेने में। अच्छा जी सर। तो कैसा माहौल है? मतलब देखिए, शमशान पे तो हमेशा ही दुख भरा माहौल होता है, लेकिन ये जो दौर है जिसमें कोविड वाले आ रहे हैं, क्या परिवार वाले भी बहुत डरे होते हैं? क्या घर वाले भी साथ नहीं आ रहे हैं? क्या यहाँ पे देखते हैं? जैसे बहुत से लोग तो आते हैं अपने परिवार के, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको इतनी मतलब दहशत होती है कि वो अपना मतलब दूर रहते हैं। वो कहते हैं तुम ले जाओ बॉडी कर देना और मुझे कल अस्थियाँ दे देना। वो बाहर ही खड़े होते हैं, वो अंदर भी नहीं आते हैं। कुछ परिवारजन जो होते हैं, कहीं मेरे घर का है मैं जाऊँगा ज़रूर, जैसे गाइडलाइन 5 लोगों की है, लेकिन अगर लोग ज़्यादा होते हैं जब, तो उनसे हम झगड़ा तो कर नहीं सकते। तो हम सर कहते हैं कि ठीक है सर चलिए कराते हैं, आपके सामने ही संस्कार करा देते हैं। बहुत शुक्रिया मुन्ना जी। तो आपने देखा 6,000 रुपये तनख्वाह पाते हैं, सारे दिन कोविड पेशेंट्स का क्रेमेशन कराते हैं, अंदर फर्नेस लगा हुआ है उसमें, और रात में अपने परिवार में नहीं जाते हैं इस डर की वजह से कि कहीं अगर उन्हें कुछ हो गया हो तो उनके परिवार को ना हो जाए। लखनऊ में आलोक पांडे और कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया।
तो एक तरफ देश के कई राज्यों में, बड़े शहरों में कोरोना का खतरा है, लेकिन जहां जहां चुनाव हैं वहां पर जोर शोर से रैली चल रही है। पश्चिम बंगाल में 10 अप्रैल को होने वाले चौथे चरण के मतदान के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई नेता मोर्चा संभाले हुए हैं। इसी के तहत जेपी नड्डा ने अलीपुर द्वार में रोड शो किया। इस दौरान सड़कों पर भारी जनसैलाब देखने को मिला। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हुगली में रैली की और ममता सरकार पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सीएए के प्रदर्शन के दौरान टीएमसी के लोग ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे थे जो हिंसा भड़काने का काम कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में हमने दंगाइयों के होर्डिंग्स लगाए और उनकी संपत्तियों को जब्त कर लिया। ममता दीदी ये नहीं कर सकती क्योंकि वो उन्हें टीएमसी के वोट बैंक के रूप में देखती हैं। वैसे तो पूरे राज्य में ही इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच में कड़ी टक्कर है, ये नजर आ रहा है, लेकिन कई जगहों पर लेफ्ट भी अपनी खोई हुई साख को फिर से वापस पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। ऐसी ही एक विधानसभा सीट बाली की है, जहां पर बीजेपी की हाई प्रोफाइल उम्मीदवार वैशाली डालमिया मैदान में है। वैशाली बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष जगमोहन डालमिया की बेटी हैं, जबकि उनके मुकाबले में लेफ्ट की ओर से मैदान में है दीपसिता, जो जेएनयू की छात्रा रही हैं। और बाली से बीजेपी की उम्मीदवार, हाई प्रोफाइल उम्मीदवार जगमोहन डालमिया की बेटी वैशाली डालमिया से बात की हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोरंजन भारती ने। मैडम, कहा जा रहा है कि ये चुनाव जो है पिछली बार से डिफरेंस है। आप पिछली बार भी विधायक लड़ी थी, आपको भी क्या डिफरेंस महसूस हो रहा है? हाँ, महसूस हो रहा है, क्योंकि देखिए इस बार मैं जो देख रही हूँ, पब्लिक के आंख में एक विश्वास, पब्लिक के आंख में एक भरोसा। जहाँ पे भी मैं जा रही हूँ कैंपेन करने के लिए, एक आशा कि हाँ मुझे ये कीचड़ से निकालो, जो 10 साल में या उसके पहले 34 साल में सीपीएम ने, उसके बाद टीएमसी ने जो कीचड़ एकदम भर दिया, तो उसमें से कमल खिले, यही वो लोग चाह रहे हैं। तो कीचड़ से तो कमल खिलेगी ही, और लेकिन पब्लिक वही चाहते हैं कि विकास हो और उन लोग का सबका भला हो। एवं और वो लोग जैसे देखिए यहाँ पे नौकरी नहीं है, यहाँ पे बेरोजगारी इतना ज़्यादा है, नौकरी नहीं है। कहने का मतलब है कि बीजेपी जो है इस बार विकल्प लेके आई है जनता के सामने, इसलिए एग्जैक्टली विकल्प तो है ही, क्योंकि पब्लिक तो जीना चाहते हैं, सबका हक है जीने का, अपना रास्ता हो, पानी हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, एजुकेशन हो, हेल्थ हो, सभी चाहते हैं। दिस इज राइट ऑफ ह्यूमन बीइंग। लेकिन आपका चेहरा कौन है, क्योंकि आपने कुछ अनाउंस नहीं किया है, कौन है आपका चेहरा? कौन है? इतना बड़ा चेहरा है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी, और इससे बड़ा चेहरा और क्या चाहिए? नहीं, लेकिन स्टेट में जो लोग वोट डाल रहे हैं तो उनको अधिकार है ये जानने का। देखिए फंड आएगी प्रधानमंत्री जी के पास से, जो भी चीफ मिनिस्टर बने फंड लेकिन आएगी। अभी डबल इंजन सरकार होने वाली है, सेंट्रल से फंड आएगी, काम होगा बंगाल में। तो ये पब्लिक का मतलब है कि कहाँ से फंड आ रहा है, और जहाँ पे प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, सबका विश्वास और बहुत सारा आस पब्लिक लगा के रखे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन, टीएमसी का कहना है कि चूंकि वो क्षेत्रीय दल है और बीजेपी बड़ी पार्टी है, केंद्र में सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, तो उनके संसाधन, धन, बल के कहने का मतलब सेंट्रल फोर्सेस का भी है, का मिसयूज कर रही है बीजेपी? देखिए ये मिसयूज करने का नहीं है, यही टीएमसी का प्रॉब्लम है कि जब भी सेंट्रल से फंड आती है, उन लोग सोचते हैं पब्लिक के लिए फंड नहीं आना चाहिए, मिसयूज हो जा रहा है पब्लिक के लिए। पब्लिक के लिए मिसयूज नहीं होता है, पब्लिक के लिए यूज़ होता है, पब्लिक को चाहिए वो फंड, और पब्लिक अच्छा रहना चाहते हैं। उनको भले ही अच्छा ना लगे टीएमसी का, क्योंकि वो सेंट्रल को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पब्लिक चाहते हैं वो फंड, तो वो खुद के लिए इस बार वोट देंगे। तो ये वैशाली डालमिया हैं जो कि बीजेपी की उम्मीदवार हैं, और लेफ्ट की तरफ से उम्मीदवार इसी जगह से दीपसिता, जो कि जेएनयू की छात्रा रही हैं। उन्होंने कहा है कि उनका पहला चुनाव है, जेएनयू में चुनाव उन्होंने लड़ा है पहले। लड़ाई कठिन है लेकिन मुश्किल नहीं है। उनसे भी बात की है मनोरंजन भारती ने। आपको जब बताया गया कि आपको चुनाव लड़ना है, तो क्या आप मेंटली प्रिपेयर थी, आपको लगा कि जल्दबाजी हो रही है? जैसे एक तो प्रिपरेशन था ही कि अभी जब चुनाव होगा तो कैंपेन के लिए हमें यहाँ पे वक्त देना है, पर जब ये अनाउंस किया गया कि मैं उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे लड़ूंगी, पहले तो थोड़ा डर लगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मेरा पहला चुनाव है। इसके पहले हम चुनाव लड़े, पर वो कैंपस के अंदर, जेएनयू के अंदर, कॉलेज के अंदर, तो मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट तो नहीं थी, थोड़ा डर लग रहा था कि एकदम नए तरीके से, एकदम नए माहौल में कैसे कर पाएंगे। पर जिस दिन हमारा अनाउंसमेंट हुआ, उसी दिन शाम को इस ऑफिस में हमारी पहली मीटिंग हुई, और जिस तरीके से हमारे कॉमरेड ने, हमारे साथियों ने हमको वेलकम किया, जितना प्यार, जितना मोहब्बत और जिस
वार्मथ के साथ उन्होंने अपनाया। फिर लगा कि नहीं, ये कठिन ज़रूर होगा लड़ाई, पर मुश्किल नहीं। नहीं तो जब आपने सोचा कि अब चुनाव लड़ना है, सीपीएम के बारे में कहते हैं कि पॉलिट ब्यूरो में सब 80 साल के होने चाहिए, महिलाएं एक आध दो होती थी, और ये तो ये हम कहें कि ये नया लेफ्ट है जो जिसका चेहरा जो आप लोग हैं। नहीं, ये एक प्रोसेस में है। हम ये कहेंगे कि बहुत सालों से हम कोशिश कर रहे हैं और कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं, पिछड़े तबके के लोगों को हम सामने लेके आए। और अगर आप देखेंगे कि जो लोग इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये कोई पैराशूट लीडर नहीं है, ये कोई सेलिब्रिटी नहीं है कि कोई अच्छा फिल्म बनाता था उसको हमने टिकट दे दिया। जितने भी लोग, चाहे वो मीनाक्षी मुखर्जी हो, चाहे वो सृजन भट्टाचार्य हो, प्रतीकुर रहमान हो, ये ऐशी हो, ये सारे लोग लड़ाई से, संघर्ष से उठ के आए हैं। एक अंतिम का सवाल, आपकी लड़ाई जो है वो काफी टफ है, कठिन लड़ाई है। एक तो जिसकी यहाँ पे सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जिसकी केंद्र में सरकार और कई राज्यों में सरकार है। उनके संसाधनों और आपके संसाधनों में बहुत फर्क है, इसलिए मैं कहता हूँ ये लड़ाई इसलिए भी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। हाँ, ये बात सच है। हमारे पास हमेशा संसाधन नहीं रहा है। जब हम ट्रेड यूनियन करते हैं तो मालिक के खिलाफ लड़ते हैं, पर हमारे पास जो रहते हैं वो है लोग, और वो कोई फैशन से नहीं आ रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो बात हम कह रहे हैं कि सबके लिए शिक्षा चाहिए, सबके लिए रोज़गार चाहिए, उनका मुद्दा है। उन्हें लग रहा है हम उनकी मुद्दे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो आ रहे हैं। और अगर आप रहेंगे, कल कन्हैया कुमार, मीनाक्षी मुखर्जी और बृंदा करात की रैली है, आपको पता चल जाएगा हमारे साथ जुनून भी है और लोग भी बहुत बहुत ज़्यादा है। नॉर्दर्न रेलवे के पीआरओ दीपक कुमार ने एनडीटीवी से कहा है कि स्टेशन पर भीड़ होने की खबरें गलत हैं और कोरोना नियमों का पालन किया जा रहा है। हमारे सहयोगी परिमल कुमार ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर हालात क्या है इसका जायजा लिया। हम फिलहाल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हैं ये समझने के लिए कि क्या वाकई भीड़ यहाँ पर बढ़ रही है, और हमारे साथ नॉर्दर्न रेलवे के सीपीआरओ दीपक कुमार है। दीपक जी, यहाँ पर क्या कहेंगे, ऑक्यूपेंसी का क्या हिसाब किताब है, भीड़ को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? हालांकि अभी भीड़ तो नहीं दिख रही है। देखिए, कल कुछ न्यूज़ चैनल ये न्यूज़ चला रहे थे कि भीड़ में दिल्ली एरिया के स्टेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा बिल्टअप हो गया है। मैं इसीलिए उन सब चैनल्स को यहाँ लेके आया हूँ, ये दिखाने के लिए कि नई दिल्ली सबसे ज़्यादा बिजी स्टेशन है, और नई दिल्ली में भी उस वक्त हम स्टेशन के ऊपर हैं जिस वक्त मैक्सिमम गाड़ियाँ यहाँ से डिपार्ट हो रही हैं। इस वक्त मैंने आपको पूरे प्लेटफार्म के ऊपर चक्कर लगवाया है। आप सर्कुलेटिंग एरिया में भी मेरे साथ घूम के आए हैं। आपने कहीं ओवर क्राउडिंग ऑफ पैसेंजर देखा तो नहीं है? मैंने, आई एम श्योर आप मेरे साथ गए हैं। आपने बहुत से एरिया के ऊपर देखा है कि सबके सब लोग जो है वो कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, सबने मास्क पहना हुआ है। आप अभी भी कैमरा घुमा के आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए कि स्टेशन के ऊपर कहीं आपको ये लग रहा है जहाँ पे कोविड प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है या किसी ने मास्क नहीं पहना है? एक बार और अगर आपको दिखाना चाहें, आप देखिए एक तरीके से कि स्टेशन का क्या हाल है फिलहाल, तो भीड़ बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है अभी आपको, और एक नंबर प्लेटफॉर्म है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का, जो पहाड़गंज की तरफ वाला जो स्टेशन है वो है। जी, आप कुछ तो जो कल ये न्यूज़ कल से कुछ चैनल चला रहे थे, सब चैनल नहीं चलाया, कल ANI ने इसको चलाया था, इसलिए मैं ANI को भी लेके आया हूँ और आपको भी मैं लेके आया हूँ, ये दिखाने के लिए कि वो न्यूज़ ठीक नहीं थी। जो सही ऑक्यूपेंसी का हिसाब किताब क्या कहता है? ऑक्यूपेंसी आप लास्ट ईयर इस वक्त प्री कोविड के टाइम पे हमारे पास 370 के आसपास ट्रेन चल रही थी, मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली एरिया से चल रही थी। आज हमारे पास 315 से 20 ट्रेन जो है वो चल रही हैं। इसका मतलब ये है कि हम ऑलरेडी 88% ऑफ ट्रेन के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, 88% ट्रेन ये जो ऐसा वक्त है जो कि हमारे पास छुट्टियों का टाइम है, बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं, करना चाहते हैं, उस वक्त भी हमारी भीड़ नॉर्मल से काफ़ी कम है। नॉर्मल से काफ़ी कम है, जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे ज़्यादा कम है। ये भी अगर कुछ आंकड़े हो अगर बता पाए दीपक सर, जो आपको कुछ लग रहा हो। मेरी सारी ट्रेन जो दिल्ली एरिया से निकल रही हैं वो फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है। कुछ ट्रेन हैं, मतलब जो होली के समय स्थिति थी वैसी भी नहीं? नहीं, होली से तो बहुत कम आ गए हैं हम लोग अभी। लेकिन जो नॉर्मल ट्रेन, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि इस टाइम पे ट्रेन काफ़ी फुल होनी चाहिए। कुछ ट्रेन फुल हैं और बहुत सी ट्रेन ऐसी हैं जिसमें अभी भी ऑक्यूपेंसी है।